उत्तर प्रदेश में सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और गणित का जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसके हमारे 3 उद्देश्य होते हैं। इन तीनों उद्देश्यों को आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए बार बार प्रत्येक वीडियो लेक्चर में हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक ना। तो गणित को एक बेहतरीन नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत करता है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। और हाँ, यहाँ पर एक चीज बता दें भैया कि चक्षु पब्लिकेशन, ये सारे प्रश्न चक्षु पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। ये एक जो प्रतिष्ठित ब्रांड है, तो आप इनकी किताबें जो है सुपर टेट की किताबें मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 10 प्रश्न दिए गए हैं। टोटल सभी प्रश्न आपके चक्षु पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वो है द मास्टर प्रकाश क्लासेस, ठीक है। तो अब क्या होगा, द मास्टर, यहाँ पर आपका पूरा नाम है द मास्टर, तो द मास्टर प्रकाश क्लासेस अपने पूरा नाम है यूट्यूब चैनल का। अब नए साल पर ये द मास्टर एक अलग यूट्यूब चैनल बना दिया जाएगा और प्रकाश क्लासेस एक अलग से यूट्यूब चैनल बना दिए जाएंगे। और आपको जो सारी वीडियो द मास्टर पे मिल रही है, तो द मास्टर पर ही आपको गणित की सारी वीडियो मिलेगी और प्रकाश क्लासेस पे हम लोग करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश क्लासेस जब आपको बना दिया जाएगा तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। देखो भैया, पहिए की त्रिज्या दी गई है, वो कोई पहिया है उसकी त्रिज्या दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छी बात है। वह पहिया 10 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा। तो जो पहिया आप सभी लोगों ने देखा होगा, साइकिल चलाई होगी, मोटरसाइकिल चलाई होगी, उसमें जो पहिया लगा होता है वो अपनी जो उसकी परिधि होती है, उसकी परिधि कितनी होती है, परिधि की वैल्यू होती है 2πr, परिधि की वैल्यू होती है। पर जो उसकी परिधि होती है, जब वो एक चक्कर घूमता है तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो एक चक्कर, पहिया जब घूमता है एक चक्कर तो अपनी परिधि के बराबर दूरी को तय करता है। लेकिन यहाँ पर कितना घूमना है, 10 चक्कर घूमना है। तो यानी एक चक्कर में अगर 2πr है तो 10 चक्कर में यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे, हमें टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। यहाँ पर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। चलिए यहाँ पर फटाफट सॉल्व कर लीजिए और पाई का मान रख दीजिए 22/7 और आर का मान प्रश्न में आपका दिया गया 35। सीधा सीधा इसको सिंपली कैंसिल आउट करिए, 7 पन्ना हो गया 35 और 5 का 2 में करेंगे 10 हो जाएगा और यहाँ 22 रहेगा, यानी 22 तो रहेगा ही और 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे। तो हमारा भैया कितना सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है 2200, कहाँ पर है, पहले वाले विकल्प में है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर, बहुत ही आसान से प्रश्न आपके चक्षु पब्लिकेशन में दिए गए हैं। एक पब्लिकेशन का और इसका PDF तैयार है, इसके बाद हम लोग किसी दूसरी बुक से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सारे प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए और एक कॉपी और पेन लेके आप भैया बैठे रहिए। कॉपी पेन लेके बैठने से क्या होगा कि जो भी प्रश्न आपके सामने आए फटाफट आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण दिया गया है x + 1/x = -2। तो अगर कभी भी बीजगणित के प्रश्न में इस प्रकार का समीकरण दिया हो तो ऐसी कंडीशन में x की जो वैल्यू होती है -1 होती है, ठीक है। ये x की वैल्यू -1 होती ही है, ये एक फार्मूला होता है। इस चीज को रट लीजिए, कैसे होती है इसके चक्कर में मत पड़िए। x + 1/x, जब भी आपके प्रश्न में x + 1/x की वैल्यू 2 दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू 1 होती है। और अगर प्रश्न में x + 1/x की वैल्यू आपका -2 दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू -1 होती है। इस चीज को जानते रहिए। अब x की वैल्यू निकल आई, यही मान यहाँ पर जिसमें निकालना है वहां पर रख दीजिए। x⁵ है तो -1 की घात कितनी होगी, 5 हो गई और -1 और -1 की घात कितनी है, 5। x की यहाँ पे हमने -1 रख दिया है। अच्छा, -1 के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि अगर -1 पर घात सम संख्या है, कोई सम संख्या हमारी घात है तो हमारी जो वैल्यू होती है 1 होती है। और -1 पे जो घात है वो अगर विषम कोई संख्या है, विषम संख्या घात के रूप में लगी गई है तो वहाँ उसकी वैल्यू -1 होती है। यहाँ पर जो हमें सॉल्व करना है, -1 पे घात कितना है, 5 है। 5 एक विषम संख्या है यानी इसकी वैल्यू -1 आएगी। यहाँ माइनस के निशान, ऊपर 1 है और नीचे -1 की घात 5 है। 5 एक विषम संख्या है यानी कि -1 की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। तो बराबर यहाँ पर -1 है, ये माइनस और माइनस ऊपर नीचे वाला हो जाएगा प्लस में, 1 का भाग 1 देंगे, 1 में आएगा, 1 में से 1 गया, कितना हो गया 0। 0 कहाँ पर है, आपका विकल्प डी में है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझाई गई हैं। अगर ये दो चीज़ें आपको नहीं पता था तो कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, आगे आपके काम आएगा। इसी प्रकार 3-4 महीने हमारे साथ बने रहिए। गणित में लगभग सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे और गणित आपको आसान लगने लगेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चों वाला प्रश्न आ गया है। हमने कहा भैया चच्चू पब्लिकेशन बहुत आसान आसान प्रश्न देते हैं गणित में, तो अगर हमारी बात चच्चू पब्लिकेशन तक पहुंच रही है तो भैया अपने प्रश्नों के जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, उसे बढ़ाइए। इसका हमें गुणनखंड निकालना है, गुणनफल करना है, गुणनखंड करके गुणनफल निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालना है कुल मिला के। तो ये कक्षा 6 का प्रश्न है। कक्षा 6 का प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने बताया है आपको शुरुआत में ही कि भैया कुछ प्रश्न मौखिक करनी चाहिए। मौखिक का मतलब आप विकल्प की सहायता से प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। तो गुणनखंड तो आप कक्षा 6 में सीखे होंगे, कर ही लेंगे, उसको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मौखिक करने की कोशिश करते हैं प्रश्नों को, तो हम मान लेते हैं x की वैल्यू हमारी ए विकल्प को हम सही मान लेते हैं और x की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर 1 इसमें रख के देखेंगे, अगर हमारा मान 0 आ जाता है तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो x का मान 1 रखते हैं यानी 6, और x यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस के 1 रहेगा, माइनस के 7 रहेगा, तो 6 1 7 प्लस 1 7 हो जाएगा, और उसको जोड़ेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। 0 आपका जो है RHS में है, 0 हो आपका LHS में हो गया। यानी x की वैल्यू 1 रखने से हमारा ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी कि हमारा यही आंसर है। आगे आपको B, C और D आपका विकल्प चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए, अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आपके जो A, B, C, D 4 विकल्प दिए हैं, इन्हीं चारों विकल्पों की वैल्यू आप ऊपर दिए गए समीकरण में रखिएगा। अगर जिससे हमारा LHS और RHS बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में वही आपका आंसर होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, इतना आसान प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कुछ ठीक ठाक प्रश्न है। कक्षा 7 और 8 की किताबों में, जो यूपी बोर्ड की किताबें चलती हैं सरकारी स्कूलों में, वहां पर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और इस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चों को x मानकर समझाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न को हम लोग अनुपात के तरीके से करने की कोशिश करते हैं। एक भैया है राम, दूसरे भैया है लक्ष्मण, दोनों का अनुपात कितना है? 5:3 है। ये आयु का इनका अनुपात है। इनकी आयु का टोटल कितना है? 32। देखिए जो उनकी उम्र है, उम्र का अनुपात 5:3 है। तो अगर उम्र के अनुपात को जोड़ें तो अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 8। तो यानी कि हमारे हिसाब से अनुपात का योग 8 आ रहा है, लेकिन इनके हिसाब से उनकी आयु का योग कितना है? 32 है। तो यानी कि 8 अनुपात की जो वैल्यू है वो 32 वर्ष है। ठीक है, 8 का भाग कर दीजिए तो 1 अनुपात की वैल्यू 8 चौके 32 यानी 4 वर्ष आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़िए। दोनों की आयु का अंतर निकालना भैया, अंतर हमें निकालना है। तो 1 अनुपात की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं? 4 वर्ष। देखिए अनुपात कितना था दोनों में? 5:3 का अनुपात था। तो इनका टोटल कितना आ रहा था? योग कितना आ रहा था? 8 आ रहा था। अगर हम इनका अंतर निकालें तो अंतर कितना आएगा? 5 में से 3 गया 2। तो अनुपातों का जो अंतर है वो 2 है। और हमें कितना दिया गया है? हमें 1 अनुपात का मान दिया गया है 4। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष हो जाएगी। तो 2 अनुपात की वैल्यू 8 वर्ष हो गई। यानी अंतर कितना था? 2। तो हमें 2 अनुपात की वैल्यू निकालना है। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 8 वर्ष। यानी कि आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो अनुपात के तरीके से इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने तरीका बताया है उसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। धीरे धीरे आपको गणित सबको समझ में आ जाएगी। और एक्स मान के सवाल मत करिएगा। वो बच्चे, जब हम लोग बच्चे थे, कक्षा 7 8 में पढ़ते थे, 10 में पढ़ते थे, तब ये करते थे। अब एक्स को मानने वाला तरीका जो है छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न देख लीजिए। अंतिम 12वां पद है। देखो भैया, इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। कंफ्यूज कहां पर हो गए उसे बताते हैं। टोटल सारणी में कितने पद हैं? अच्छा, इसमें पहला पद क्या है? प्रथम पद को A मानते हैं। पहला पद कितना है? 4। ठीक है, सार्वंतर को D मानते हैं। तो D मतलब इन दोनों का अंतर होता है। 10 में से 4 घटाया 6 आया, और 16 में से 10 घटाया कितना आया? 6 आया। तो
सब में से सारणी में से घटाओगे तो उसको सारवंतर डी बोलते हैं। तो ये 6 आया। इसमें हम टी एन वाला फार्मूला लगाने वाले हैं, ये वाला टी एन वाला फार्मूला लगाने वाला, जिसमें ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का मान हमें पता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगाने वाले हैं, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर प्रश्न आपका गलत हो सकता है। जैसे समझिए भैया, टोटल कुल कितने पद हैं? 20 पद हैं। अंत से यानी आखिरी से 12वां पद हमें निकालना है। तो आखिरी से 12वां पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपका सारणी दी गई है ये एक निश्चित क्रम में दिया गया है, ठीक है। तो आखिरी से 12वां पद निकालने से बजाय हम शुरू से कौन सा पद होगा ये निकालेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया टोटल थे कितने भैया पद थे? टोटल हमारे पास 20 पद थे, हमें आखिरी से 12वां निकालना है, यानी शुरू से हमें 8वां निकालना पड़ेगा। शुरू से हमें 8वां निकालना पड़ेगा, आखिरी से 12वां, शुरू से 8वां। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर किसी भी सारणी में 20 पद हैं, आखिरी से आपको 12वां पद पूछ रहा है, तो यानी इसका मतलब होगा कि शुरुआत से उसका 9वां नंबर होगा। आप ये 1 2 3 4 5 6 लिख के देख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक फार्मूला ये होता है कि प्रारंभ से पद, इसको हम लोग क्या कहें, प्रारंभ से पद, ये चलो प्रारंभ से पद लिख देते हैं, बराबर इसकी वैल्यू होती है कुल पद माइनस के अंतिम से पद और प्लस के 1। ये इसकी फार्मूला होता है। कुल पद हमारा 20 है, अंतिम से 12वां है और प्लस 1, कुल मिला के हमारा 9वां पद आएगा। तो अगर प्रारंभ से पद किस पोजीशन पे है वो निकालना हो, तो टोटल पद माइनस के आखिरी से वो किस पोजीशन पर है और प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ पर हमें 9वां पद की वैल्यू निकालनी है, यानी n, इस समीकरण में जो n की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। ये हमारे कहने का मतलब है। तो आखिरी से 12वां हम नहीं निकालेंगे, हम शुरुआत से 9वां निकालेंगे। यहाँ पर गलती क्या होगी, आप लोग शुरुआत से 8वां निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 20 में से 12 घटाएंगे तो शुरुआत से 8वां आएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, हमें मान रख दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। T9 बराबर a की वैल्यू 4 और प्लस n की वैल्यू 9 प्लस माइनस 1 और d की वैल्यू कितना भैया 6 हो गया। तो T9 यानी शुरुआत से 9वां पद हो गया 4 और ये 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 8 का 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। 52 कहाँ पर है? आपका विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। कक्षा 12 में आपकी समांतर श्रेणी पढ़ाई जाती है। ध्यान से आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है, उस कोण का मान ज्ञात करो। बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण वो होता है ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उनका योगफल 90 अंश आता है, उसको पूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण हम x मान लेते हैं, प्लस दूसरा कोण जो है उसका दोगुना है, तो पहले का दोगुना, दूसरा कोण कितना? पहले का दोगुना है। तो पहला अगर x माना है तो दूसरा 2x हो जाएगा। इसका टोटल कितना होता है? 90 होता है, क्योंकि पूरक कोण की यही परिभाषा होती है। एक कोण दूसरे का दोगुना है, यानी एक कोण x है, दूसरे का दोगुना है, यानी कि दूसरा जो होगा वो 2x होगा। इनको जोड़ो तो 90 आता है। अब इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा, ये तो समझाने के लिए हमने x लिखा है, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। आप कैसे करेंगे भैया? विकल्प के माध्यम से करेंगे। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेना है, लेकिन हम लोग x मान के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग विकल्प के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम एक कोण ढूंढेंगे, उसका दोगुना करेंगे, उसको जोड़ने पर 90 हमारा आना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, 90 का दोगुना करोगे तो ये तो होएगा नहीं, ठीक है। 180 हो जाएगा, 180 में 90 जोड़ोगे तो 270 होगा, इसको होगा ही नहीं। 60 का जब दोगुना करेंगे 120 होगा, इसको जोड़ेंगे तो भैया आपका 180 हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 45 का दोगुना करेंगे तो 90 हो जाएगा और 45 90 जोड़ेंगे तो 135 होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। जोड़ने पर हमें 90 चाहिए। और यहाँ डी आपका विकल्प ध्यान से देखिए, 30 है, 30 का दोगुना कर दीजिए, 60 हो गया, और 60 और 30 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी कि हमारा विकल्प के माध्यम से हमारा विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के जो कोण के प्रश्न है जिसमें दोगुना करना हो, तिगुना करना हो, ये सारे प्रश्न आप विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व करिएगा। और स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि भैया 3-4 प्रश्न आपको ऐसे करने ही हैं कि आप उसमें पेन ना उठाएं, सीधे विकल्प को देखिए, प्रश्न को पढ़िए और सीधा अपना आंसर दे दीजिए। मौखिक हम आंसर दे सकें, ऐसी क्षमता अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। 3
4 8। देखिए त्रिभुज आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 6 से ही त्रिभुज पढ़ाया जाता है, सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कक्षा 6 7 8 में। अच्छा आप लोग क्या करिए कि भैया जो कक्षा 4 की किताब है यूपी बोर्ड वाली जो सरकारी स्कूलों में चलती है जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं, तो कक्षा 5 है, कक्षा 6 होती है, कक्षा 7 होती है, कक्षा 8, तो हमारा तो कंपोजिट विद्यालय है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक है। तो जो यूपी बोर्ड की किताबें होती हैं जो सरकारी स्कूलों में चलती हैं, ये किताबें आप अपने पास रख लीजिए, और जितने भी उसमें चैप्टर हैं, प्रतिशत के हैं, अनुपात के हैं, जितने भी चैप्टर हैं जो आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं उनको पढ़ लीजिए। पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो बड़े बड़े बीजगणित के समीकरण दिए गए होंगे, रैखिक समीकरण दिए गए होंगे, उसको मत सॉल्व करिएगा, लेकिन जो ऐसे चैप्टर जो आपके पेपर में आते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका बेसिक जो है मजबूत हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर इस प्रश्न का आंसर देने के लिए अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप इतना जानते होंगे कि त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं, अगर हम किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ दें, किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ दें तो उनका जो योगफल होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारा देखिए कोई भी त्रिभुज लीजिए, 3 आप समकोण त्रिभुज होता है 3 4 और 5, 3 4 5 का समकोण त्रिभुज होता है, तो अगर 3 और 4 को जोड़ दें तो हमारा 7 आता है। 7 हमेशा 5 से बड़ा होता है। 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। 4 और 5 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 9, 9 हमेशा 3 से बड़ा है। और 4 और 5 जोड़ दिया, 5 और 3 जोड़ दो तो कितना आएगा, 5 और 3 होता भैया 8, 8 हमेशा तीसरी भुजा जो बची है 4 हमेशा बड़ा होता है। तो एक फार्मूला होता है त्रिभुज में कि त्रिभुज तभी बनाया जा सकता है, त्रिभुज तभी बनाया जा सकता है जब किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। लेकिन दिए गए प्रश्न में जो हमारी भुजाएं हैं 3 4 और 8, अगर हम पहली भुजा 3 और दूसरी भुजा 4 को जोड़ें तो हमारा 7 आता है। तो 2 भुजाओं को योगफल तीसरी भुजा से बड़ा नहीं आ रहा है, छोटा आ रहा है, इसलिए ऐसी कंडीशन में इन भुजाओं को लेकर कोई भी त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका हल संभव नहीं है। कंडीशन आपको ये लिख लीजिएगा कॉपी पे कि त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होता है। अगर वो बड़ा नहीं आ रहा है तो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। यानी इसमें विकल्प डी सही है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया गया है। देखो भैया इसमें ये एस नहीं है, ए बी सी डी है, ए बी बी सी सी डी है। अच्छा ठीक है, चलो चतुर्भुज बनाते हैं। इसमें आपका एक बेहतरीन सा फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा इसमें आपका एक फार्मूला लगने वाला है, अभी आपको बताते हैं। ये आपका ए बी और ये सी और ये डी। ठीक है, ए बी आपका 5 है, बी सी आपका 4 है और डी ए आपका 6 है। अच्छा इसमें देखिए सी डी आपका नहीं दिया, सी डी भुजा लिख लीजिएगा। सी डी आपकी 3 सेंटीमीटर प्रश्न में है, ये प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया है। तो सी डी जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है प्रश्न में। ठीक है, आपको निकालना है कोण। यहाँ देखिए कोण लिखा है, कोण नहीं, आपका कोण नहीं निकालना भैया, विकर्ण। आपको विकर्ण निकालना, विकर्ण, विकर्णों आपको क्या निकालना है, विकर्णों का गुणनफल निकालना। तो विकर्णों का गुणनफल निकालना है। विकर्ण कौन कौन से हैं, विकर्ण आपके यहाँ पर ए सी हो गया और ये हो गया बी डी। ठीक है, तो ए सी बी डी आपके 2 विकर्ण हैं, यानी कि यहाँ पर आपका ए सी और गुणे बी डी, ये आपको निकालना है विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका ज्योमेट्री का एक बेहतरीन सा फार्मूला यूज होने वाला है कि विकर्ण, अगर आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया हो, सॉरी चक्रीय चतुर्भुज दिया गया हो, तो चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये जो चतुर्भुज बना है ये किसी वृत्त के अंदर इस प्रकार से बना है, ये उसके चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज में जब भी आपको विकर्णों का गुणनफल निकालना हो और आपको सारी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए ये सारी भुजाएं दी गई हों, तो विकर्णों का गुणनफल जो होता है वो समांतर भुजाओं को गुणा कर दीजिए। समांतर भुजाएं कौन सी, यहाँ पर ए बी है, ए बी का किसमें गुणा कर दीजिए, सी डी में। समांतर भुजाएं सी डी और जोड़ दीजिए दूसरी समांतर भुजा का गुणा करके, तो बी सी और गुणे आपका डी ए। बात समझ में आया। तो जो दोनों समांतर भुजाएं होती हैं उनका गुणा करके आपस में जोड़ देंगे तो हमारा वही जो उसका वैल्यू आएगी वो हमारे विकर्णों के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर हमें विकर्णों गुणनफल ए सी गुणे बी डी निकालना है तो हमारे पहली भुजा 5 है, इसके समांतर में कितना है 3 है, प्लस हमारी बी सी ये
साइड वाली भुजा कौन सी है, 4 है, इसके समांतर में 6 है, इसके गुणा करके जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 24, 15 और 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 39, 39। कहाँ पर है आपका, विकल्प सी में है। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बात समझ में आया। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई नया नियम नहीं लगने वाला है। तो विकर्णों का जो गुणनफल होता है वो समांतर भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। हमने अभी अभी आपको बताया है स्टार्टिंग से पहले कि कुछ प्रश्न आपको ऐसे सॉल्व करना है जो आप मौखिक ही आंसर दे सकें। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 12%। ठीक है, अब यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज लिखा है, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वृत्त हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं कि जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो तो जो हमारी त्रिज्या होती है, चाहे त्रिज्या हो, ठीक है, चाहे आपकी भुजा हो और चाहे आपका परिमाप हो, त्रिज्या भुजा परिमाप, ठीक है, इनके हमेशा अनुपातित होती है। यानी कि जितना वृद्धि त्रिज्या में करते हैं अथवा जितनी वृद्धि भुजा में करती हैं अथवा जितना वृद्धि परिमाप में करते हैं उतना ही हमारे प्रतिशत वृद्धि होती है। टोटल जो होता है उतना ही प्रतिशत वृद्धि होती है। ठीक है, ये सारे अनुपात में होते हैं। ठीक है, और अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आपका जो त्रिज्या होती है, भुजा होती है, जो परिमाप होता है, इसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब वहाँ पर दूसरा फार्मूला लगाएंगे, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बस इतना समझिए कि जो भुजा का अनुपात होता है, जो आपका भुजा का अनुपात होता है वही आपके परिमाप का अनुपात होता है। ठीक है, और अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या होता है, जो भुजा का अनुपात होता है उसका वर्ग करते हैं। लेकिन वर्ग सीधा नहीं करना है, वर्ग में हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं x + y और +xy/100, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगा के आप क्षेत्रफल निकालते हैं अगर आपको क्षेत्रफल पूछा जाए। लेकिन जो परिमाप पूछा जा रहा है तो भुजा में जितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे उतना ही परिमाप में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होती है। ये हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये बताना है आपको किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए एक बार सारे चतुर्थांश आपको बता देते हैं। मौखिक प्रश्न है, ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, लेकिन चलिए आपको सारे चतुर्थांश बता देते हैं। ये हमारा पहला होता है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है, यहाँ पर हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है, यहाँ पर हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। पहले में दोनों जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, दूसरे में पहला प्लस में दूसरा माइनस में होता है। ठीक है, तीसरे में दोनों जो होते हैं एक्स वाई की वैल्यू वो माइनस माइनस होती है, और चौथे वाले में पहला यानी एक्स की वैल्यू प्लस में होती है और वाई की जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है। तो आप देखिए पहला यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस में है और वाई की वैल्यू प्लस में है, तो माइनस और प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है, दूसरे वाले में है। तो दूसरा चतुर्थांश आपका विकल्प भी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है सारे प्रश्न आपके खत्म हो गए हैं। इसके आगे कोई प्रश्न नहीं है, यानी आज के टोटल 10 प्रश्न हम लोगों ने समाप्त कर लिए हैं। चक्षु पब्लिकेशन में कोई बहुत ही बढ़िया प्रश्न नहीं मिले हम लोगों को, ज़्यादातर आसान ही प्रश्न थे। 1-2 प्रश्न में ही सोचने समझने का काम था, बाकी तो सब नॉर्मल ही था। तो कोई बात नहीं, एक प्रैक्टिस सेट और बचा है चक्षु पब्लिकेशन का, उसके बाद हम लोग किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और हाँ, इसके बाद कौन से बुक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाए अगर आप चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए भैया, मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।